खुद से दूर नहीं कर रहा है और वह उसे इग्नोर भी इसलिए कर रहा था क्योंकि वह उसे खुद से दूर नहीं भेजना चाहता, लेकिन उसके दादाजी और अविनाश भैया की वजह से उसे आस्था को वहां मजबूरन भेजना पड़ रहा है। अरमान की बातें सुनकर आस्था ने पलक झपकाते हुए हामी भरी, फिर धीरे से मुस्कुराई और एकदम से बोली, आप देखिएगा, हम बहुत जल्द लौट आएंगे, ठीक है? और अगर यही बात थी तो आप हमें सीधे तरीके से बता देते, हमें इतना परेशान करने की क्या जरूरत थी आपको? आस्था ने अरमान के ऊपर लेटे लेटे ही एक दो बार उसके चेस्ट पर मुक्के मारे थे और उसकी बातों पर अरमान हल्का सा मुस्कुरा उठा था और एक बार फिर अरमान ने उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया था और आस्था के होठों की ओर झुकने लगा था। वहीं दूसरी ओर हॉल में इस वक्त सभी लोगों को इस बात के बारे में पता चल चुका था कि अरमान ने आस्था और अंश को जाने की परमिशन दे दी है, तो सभी का चेहरा मुरझाया हुआ था। वहीं राधिका, रश्मि, साथ साथ वंशिका और रौनक, उनकी तो आंखों में आंसू बेकाबू होकर बहने लगे थे और रौनक तुरंत ही आहान को देखकर नाक सिकोड़कर बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? हम उसके बिना कैसे रहेंगे? और यह अरमान भाई को अचानक से क्या हुआ? उन्होंने अचानक से यह फैसला क्यों किया? कहां तो वह एक मिनट के लिए भी आस्था को अपनी आंखों के सामने से दूर नहीं करना चाहते थे और कहां उन्होंने अचानक ही आस्था को अविनाश भैया के साथ भेजने का प्लान बना लिया। जब से सभी लड़कियों को यह पता चला था कि अविनाश आस्था का भाई है, तब से वह सभी अविनाश को भैया कहकर ही पुकारा करती थी। वहीं अविनाश जैसे उनकी शिकायतें सुनी तो वैसे ही वो अब थोड़ा सा नाराज होकर बोला, अरे रौनक, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम तो जानती हो ना कि मैं अपने दादाजी और अपना बिजनेस, काम धाम सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ तुम लोगों के साथ रह रहा हूँ, सिर्फ इसी उम्मीद में कि एक दिन अरमान आस्था को मेरे साथ जाने देगा। और मैंने अपने दादाजी से वादा किया है कि जब तक आस्था को मैं अपने साथ लेकर नहीं आऊंगा तब तक मैं उन्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। और मेरे दादाजी काफी ज्यादा बीमार हैं और वह आस्था को डेस्परेटली देखना चाहते हैं, इसीलिए मैं आस्था और अंश को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। और अरमान ने मेरी यह बात समझी है और इसीलिए वह आस्था को मेरे साथ भेजने के लिए तैयार भी हुआ है। प्लीज समझने की कोशिश करो। कहीं ना कहीं रौनक के सवालों ने अविनाश का मूड और भी ज्यादा खराब कर दिया था। हालांकि आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान, वह चारों इस बात को अच्छी तरह से वाकिफ थे कि अगर आस्था और अंश को अरमान इस तरह से भेज रहा है तो इसका रीजन आस्था के दादाजी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। लेकिन अगले ही पल उन्होंने सोचा, आस्था के दादाजी जिन्होंने बचपन से लेकर आस्था को अब तक नहीं देखा था, वह आस्था का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो उन्हें भी अरमान का फैसला ठीक लग रहा था कि आस्था को कुछ दिनों के लिए उनके पास भेज देना चाहिए और आस्था और अंश के चले जाने के बाद वह फिर अच्छी तरह से ब्लैक डेविल का मुकाबला करेंगे। फिलहाल नानी माँ मुरझाए हुए चेहरे के साथ वहां चुपचाप बैठी हुई थी और तब अविनाश उनके पास आकर घुटनों के बल बैठा और धीरे से शांत आवाज में उनका हाथ थामते हुए उनसे बोला, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ नानी माँ कि इस वक्त आप दिमाग में क्या चल रहा है। आपको शुरू से ही इस बात का डर लगता था कि एक दिन मैं आपसे आपकी गोरी छीन लूंगा, लेकिन मैंने आपसे पहले भी वादा किया था कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, तो इसीलिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप भी हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया चल रही हैं। जैसे ही अचानक अविनाश ने नानी माँ को ये कहा, वैसे ही सब लोगों का चेहरा एक पल के लिए ठिठक गया और सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। ये सुनकर वहां की हवा कुछ पल के लिए जैसे ठहर सी गई हो। अगले ही पल रौनक तुरंत ही अविनाश को वहां से हटाकर नानी माँ के सामने जाकर खड़ी हो गई और दोनों हाथ हवा में फैलाते हुए अविनाश को रोकते हुए बोली, नहीं नहीं अविनाश भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम नानी माँ के बिना नहीं रह सकते हैं। क्या आपको पता नहीं है कि इस वक्त मेरी क्या सिचुएशन है? मेरा कौन सा टाइम चल रहा है और इस वक्त नानी माँ का हमारे आसपास होना कितना ज्यादा जरूरी है। वहीं रश्मि और राधिका भी रौनक के आसपास आकर खड़ी हो गई थी और वंशिका ने तो अविनाश का हाथ ही पकड़ लिया था और धीमी आवाज में रिक्वेस्ट करते हुए बोली, अविनाश भाई, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? वैसे भी आप आस्था और अंश को हमसे दूर लेकर जा रहे हैं, तो फिर अब आप हमारी तोप नानी माँ को भी हमसे दूर क्यों करना चाहते हैं? जिस तरह से आहान ने नानी माँ का नाम तोप नानी माँ रख दिया था, तो बाकी सब भी नानी माँ को तोप नानी माँ कहकर ही पुकारा करते थे। अब नानी माँ अपने लिए सब बच्चों को इस तरह से झगड़ते हुए देखकर कहीं ना कहीं मुस्कुरा भी रही थी और मन ही मन वो खुशी भी हो रही थी, क्योंकि आस्था के जैसे ही वह बाकी सारी लड़कियों से भी प्यार करती थी, तो इसीलिए नानी माँ काफी ज्यादा इमोशनल भी हो रही थी। तभी आहान अगले ही पल आगे आया और उसने धीमी आवाज में उसे समझाया, अविनाश भैया देखिए, अरमान भाई ने मेरे चैंप और भाभी को आपके साथ जाने की परमिशन दे दी है, लेकिन नानी माँ को मैं आपके साथ जाने की परमिशन कभी भी नहीं दूंगा। नानी माँ के दिल की हालत बड़ी ही अजीब हो गई थी, क्योंकि वह आस्था के बिना भी रहना नहीं चाहती थी, लेकिन उन सबसे भी उन्हें गहरी मोहब्बत हो गई थी। इसीलिए नानी माँ बड़ी बड़ी आंखों से सबको आश्चर्य से देख रही थी। अचानक से वो सबको शांत कराने लगी, अरे अरे बच्चों, आप इस तरह से हमारे लिए क्यों झगड़ रहे हैं? और वैसे भी हम आप सबको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। फिर वो नानी माँ अविनाश की ओर देखकर चंचलता से बोली, अविनाश बिटवा, कुछ दिनों की ही तो बात है, और फिर गौरी कौन सा हमेशा के लिए वहां जा रही है? सिर्फ हफ्ता 15 दिन के लिए जा रही है, तो वह अपने दादाजी से मिलकर वापस आ जाएगी। और वैसे भी रौनक बिटिया और रश्मि बिटिया को हमारी जरूरत है, तो हम उन्हें छोड़कर इस वक्त कहीं नहीं जा सकते। जैसे ही नानी माँ ने यह कहा, वैसे ही रौनक और रश्मि दोनों ही इमोशनल हो गई थी। थोड़ा आगे बढ़कर उन्होंने नानी माँ को गले से लगाया और उनके माथे पर किस करके बोली, सच में नानी माँ, जब से आप हमारी जिंदगी में आई हैं, हमारी जिंदगी में बड़ों की जो कमी थी वो कमी पूरी हो गई है, और आपके जितनी क्यूट और स्वीट नानी माँ इस दुनिया में कोई और हो नहीं सकती है। कहीं ना कहीं नानी माँ का फैसला सुनकर सभी को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। जिस तरह से नानी माँ का लगाव आस्था से कुछ ज्यादा था, लेकिन नानी माँ ने सभी को बराबर इक्वली प्यार दिया, सबको अपने दिल में जगह दी। यह बात सभी को काफी हद तक अच्छी लग रही थी।
वहीं आकाश और सुमित दोनों बार बार एक दूसरे की ओर ही देखे जा रहे थे, क्योंकि दोनों ही समझ चुके थे कि शायद अब ऐसा खतरा आने वाला है जिसका कोई अंदाजा नहीं लग सकता। वहीं दूसरी ओर दादाजी को इस वक्त कुछ भी नहीं पता था कि अरमान ने आस्था को उसके मायके जाने की इजाजत दे दी थी। दादाजी तो इस वक्त अभिमान जी के साथ अपना सर झुकाकर बेचैनी से बैठे हुए थे। दोनों को देखकर साफ पता चल रहा था कि इन दोनों के बीच कुछ ऐसी बातें डिस्कस हुई हैं जो काफी गंभीर थी। दादाजी की आंखें इस वक्त गुस्से और नफरत साथ ही साथ स्नेह के मिले जुले भाव से भरी हुई थी। वहीं अभिमान जी के हाथों में इस वक्त एक पीले रंग का लिफाफा था, जिसे देखकर बार बार उनकी आंखें इमोशन से भर रही थीं। तभी दादाजी ने गहरी सांस लेते हुए उन्हें समझाया, बेटा मुझे लगता है कि तुझे एक बार और तसल्ली करनी चाहिए, क्योंकि वसुंधरा जैसी चालबाज औरत कुछ भी कर सकती है। तभी अभिमान ने सिर हिलाया, अपने पिता को गले से लगाकर उदास मन से बोले, काश आपकी बात सच होती पिताजी, काश आपकी बात सच होती, लेकिन ऐसा नहीं है, यही सच है। उस दिन फार्म हाउस पर फ्लैशबैक। जिस दिन वसुंधरा ने अभिमान जी से अकेले में बातचीत की थी, उस वक्त वसुंधरा ने एक बहुत बड़े राज खुलासा किया था। वसुंधरा ने अभिमान को बताया था कि वीर अभिमान का बायोलॉजिकल बेटा है, वह अमरेंद्र का बेटा नहीं है। तब यह सुनकर अभिमान जी का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा था। उन्होंने खींचकर एक तमाचा वसुंधरा के मुंह पर दे मारा और तिल मिलाकर उससे बोले, तूर जैसी चालबाज और धोखेबाज औरत मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कहीं नहीं देखी है। उस दिन जब तू अपने यार के साथ मेरी जिंदगी से जा रही थी, तू खुद मुझे मुंह पर बोलकर गई थी कि तू उसके बच्चे की मां बनने वाली है और इसीलिए तू उससे शादी भी करना चाहती थी। इतना कहकर अभिमान चुप हो गए और वसुंधरा की ओर नफरत भरी नजरों से देखने लगे। अभिमान जी के शब्द सुनते ही वसुंधरा मगरमच्छ के आंसू बहाने लगी और उसने अभिमान जी के पैर पकड़ लिए और उनसे माफी मांगते हुए बोली, मैं मानती हूँ कि मैंने अमरेंद्र के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया था, लेकिन उसी ने मुझे पहले फोर्स किया था। उसी ने मुझे कुछ इस तरह के ड्रग्स दिए थे जिससे मैं सिर्फ उसी के साथ ही खुश रहती थी और तुम सबको देखकर मैं एकदम भड़क जाया करती थी। और जब मुझे उसकी अय्याशियों के बारे में पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और ये सच है कि वीर तुम्हारा ही बेटा है अभिमान। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो तुम डीएनए टेस्ट करवा सकते हो। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, उस वक्त मैं अमरेंद्र के साथ उसकी दौलत, शोहरत और उसका पैसा देखकर उसके साथ भागी थी। उसने सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए मेरे साथ प्यार मोहब्बत का दिखावा किया था। मुझे अंदाजा हो गया कि बाद वो मेरा इस्तेमाल करके मुझे छोड़ देगा। और जब मुझे पता चला कि अमरेंद्र डेस्परेटली बाप बनना चाहता है और उसकी 2 बीवियों से भी उसकी कोई औलाद नहीं हुई थी और वो काफी सालों से बच्चे के लिए तरस रहा था, तब मैंने तुम्हारे बच्चे का इस्तेमाल किया ताकि अमरेंद्र मुझे कोई धोखा ना दे। और जैसे ही अमरेंद्र को पता चला कि मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ, तो उस वक्त वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था और इसीलिए उसने मुझसे शादी करने जल्दबाजी की थी और मैंने सिर्फ उसके पैसों के लिए उससे शादी की थी। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ गरीबी में जिंदगी नहीं गुजारना चाहती थी, इसलिए मैंने अमरेंद्र के साथ शान और शौकत के साथ एक नई जिंदगी जीने का डिसीजन लिया और मैंने वीर को उसका बेटा बना दिया था। लेकिन सच तो यह है कि अमरेंद्र कभी बाप ही नहीं बन सकता था, उसके अंदर बाप बनने की क्षमता ही नहीं थी। इसी बात का फायदा उठाते हुए मैंने अमरेंद्र से यह झूठ बोला कि मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ ताकि वह मुझसे शादी कर ले और मैं आसानी उसके करोड़ों की प्रॉपर्टी की मालकिन बन जाऊं। क्योंकि तुम्हारे साथ रहकर मुझे प्यार तो बहुत मिला, लेकिन वह पैसा और पावर नहीं मिला जो मैं शुरू से चाहती थी। और तुम अच्छी तरह से जानते हो, कॉलेज से ही अमरेंद्र मेरे पीछे पागल था, लेकिन मैं तुम्हारे पीछे पागल थी और मैं तुमसे सच्चा प्यार करती थी। वसुंधरा बड़ी ही बेशर्मी से अपने किए गए काले कारनामों का चिट्ठा अभिमान के सामने खोल रही थी। वसुंधरा के शब्द सुनते ही अभिमान जी का चेहरा एकदम से जम गया। अभिमान जी के सर में तो ब्लास्ट होने लगा था। वह सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि वसुंधरा इतनी गिरी हुई औरत हो सकती है। क्या वीर वाकई उसका बेटा था? यह सारी बातें उन्हें काफी ज्यादा बेचैन कर रही थी। लेकिन वसुंधरा का इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस देखकर उनके चेहरे पर उस समय अचानक काफी तनाव दिखाई देने लगा। फिर अचानक वसुंधरा ने वीर को वहां बुलाया और वीर के सिर के बालों को तोड़कर अभिमान के हाथों में थमाते हुए बेपरवाह अंदाज में बोली, जाओ जाकर इन बालों का डीएनए का टेस्ट करवाओ। ये कुछ शब्द अभिमान के लिए हथौड़े की तरह थे। अभिमान जी सत्ते में आ गए और उनकी हैरानी और घबराहट दोनों बढ़ गई थी। 2 से 3 दिन तो उन्होंने यही सोचने में गुजार दिए कि वह डीएनए टेस्ट करवाए या ना करवाए, लेकिन फिर उन्होंने अपने कुछ सोर्स का इस्तेमाल करते हुए टेस्ट करा लिया था। अभिमान जी बातें सुनकर दादाजी को जोर का झटका लगा था, लेकिन खुद के इमोशंस शांत करके वो सिचुएशन संभालते हुए बोले, फिलहाल हम अरमान को इस बारे में बताकर उसकी जिंदगी में मुश्किलें और बड़ा नहीं कर सकते हैं। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? दादाजी ने जैसे अभिमान को यह बोला, वैसे ही अभिमान ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी थी। लेकिन अब उनके दिल में कशमकश सी हो रही थी ये जानकर कि उनका एक और बेटा है वीर, जिसे वो कभी देखना भी पसंद नहीं करते थे। वही उनकी अपनी औलाद है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था इस सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट करें। जल्दी ही दादाजी अभिमान को समझाने के बाद कमरे से बाहर आ गए थे और कमरे से बाहर आने के कुछ देर बाद जैसे ही उन्हें अरमान के फैसले के बारे में पता चला तो वह पूरी तरह से ठिठक गए। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें अविनाश और अविनाश के दादाजी के लिए अच्छा भी लग रहा था कि चलो अरमान ने इतने दिनों के बाद कम से कम आस्था को कहीं जाने की परमिशन तो दे दी। लेकिन अंश के बारे में सोचकर वो थोड़ा भावुक हो गए, तो इसीलिए उन्होंने अंश को ढेर सारा प्यार जताना शुरू कर दिया था। थोड़ी देर बाद आस्था और अरमान फ्रेश होकर नीचे आ गए और आस्था बारी बारी से सबसे मिलने लगी थी। आस्था के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी, लेकिन अरमान से दूर होने के ख्याल से ही उसका दिल भारी होता जा रहा था। फिलहाल आस्था जल्दी आकर सबसे मिलती है और उसे इस बात के बारे में भी पता चल चुका था कि नानी माँ ने उसके साथ जाने से मना कर दिया है। ये जानकर आस्था ने मुंह बनाया और नानी माँ से झूठी नाराजगी का दिखावा करते हुए बोली,
नानी माँ, हमने कभी नहीं सोचा था कि आप हमसे ज्यादा रौनक और रश्मि दीदी से इतना प्यार करने लगेंगी। हम अच्छे से जानते हैं कि सिर्फ उनके लिए ही आप हमारे साथ नहीं जाना चाहती है ना। जैसे आस्था ने बनावटी नाराजगी से यह कहा, वैसे ही नानी माँ ने तुरंत आस्था को गले से लगाते हुए कहा, गौरी बिटिया, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हम तुम्हारे साथ जाने के लिए हाँ भी कह देते तो तुम जबरदस्ती हमें यहीं छोड़कर जाती, क्योंकि तुम खुद से पहले दूसरों का ख्याल रखती हो। और हम अच्छी तरह से जानते हैं तुम रौनक बिटिया और रश्मि बिटिया को ऐसी हालत में छोड़कर हमें अपने साथ आने की इजाजत कभी नहीं देती। ये सुनकर रश्मि ने भी आकर आस्था और नानी माँ को गले से लगा लिया था। राधिका, वंशिका एक दूसरे को देखने लगी और देर न करते हुए उन्होंने भी आकर गले लगा लिया था। एक पल में ही वहां का माहौल एकदम ही इमोशन से भर चुका था। तभी आहान ने अपना गला थोड़ा खंजराते हुए उन्हें टोका, ओह हो, बस करो आस्था भाभी, केवल कुछ दिनों के लिए जा रही हैं और आप लोग तो इस तरह से बिहेव कर रहे हो जैसे कि भाभी मायके से अपनी ससुराल जा रही हैं। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ उल्टा है, यहाँ भाभी ससुराल से अपने मायके जा रही है। तो प्लीज इस सिचुएशन पर इस तरह की फीलिंग मत दो। पता है सभी लोगों को, पर इसका गलत इफेक्ट पड़ेगा। जैसे ही आहान ने मस्ती भरे अंदाज में ये कहा तो ये सुनकर वैसे ही लड़कियां मुंह बनाकर रोते रोते मुस्कुरा दी थी। वहीं ध्रुव आगे आया और आस्था के पास जाकर धीमी मगर शांत आवाज में बोला, आस्था भाभी, अगर आपका इरादा यहाँ से कहीं जाने का नहीं है तो आप हमें बता सकती हैं, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। ये सुनकर अविनाश की आंखें अचानक सिकुड़ गईं और वो ध्रुव को अनमने ढंग से देखने लगा। ध्रुव की बात सुनते ही आस्था अगले ही पल हंसते हुए बोली, कुछ दिनों की ही बात है और आप तो जानते हैं ना कब से हम अपने दादाजी से मिलना चाहते हैं। आज तक हमने उन्हें सिर्फ वीडियो कॉल्स पर ही देखा है, लेकिन अब हम उन्हें सामने से मिलकर उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। अब आस्था की यह बात सुनकर सभी कुछ पल के लिए खामोश हो गए थे। वहीं अरमान के दिल में एक अजीब तरह का तूफान उमड़ रहा था। इस वक्त अरमान की गोद में उसका अपना बेटा अंश सिंघानिया था और वह लगातार अंश को एकटक देख रहा था। फिलहाल जब सब एक दूसरे के साथ अकेले में टाइम स्पेंड कर रहे थे, तब मौका पाकर अरमान अंश को अलग ले आया और उसे लगातार यहाँ वहां घुमाने लगा। अब अंश, जो इस वक्त अपने पिता डेविल किंग की गोद में था, उसकी हालत खराब हो चुकी थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह अपने पिता की ओर देखकर कहना चाहता हो, ओहो क्या बात है डेविल डैडी, इस तरह से मुझे क्यों घूर कर देख रहे हो। अब मैंने क्या किया, आप खुद अपनी बीवी को मेरे साथ भेज रहे हैं, मैं खुद थोड़ी लेकर जा रहा हूँ जो आप इस तरह की शक्ल बना रहे हैं। ये सारी बातें एस्यूम करते ही अरमान ने तुरंत अंश को देखकर धीमी आवाज में कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, अपनी माँ का वहां ध्यान रखना, ठीक है। उस पर इतनी सी भी आंच नहीं आनी चाहिए और उसकी आंखों से एक कतरा आंसू नहीं बहना चाहिए। मैं पूरी तरह से तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहा हूँ, याद रखना। अरमान द डेविल किंग अपने 3 महीने के बच्चे को इस तरह से ऑर्डर दे रहा था मानो कि वो अपने किसी 18 या 20 साल के बच्चे को ऑर्डर दे रहा हो। वहीं अंश के फेस के एक्सप्रेशन बिल्कुल ऐसे थे मानो जैसे कि वो अरमान की एक एक बात को समझ रहा हो और अरमान जो कह रहा है वह पूरी तरह से उसकी बात मानने वाला हो। फिलहाल अरमान ने एक नजर अपने आसपास यहाँ वहां अच्छी तरह से देखा और जब उसे लगा कि वह इस वक्त अकेला है तो तुरंत उसने अपने बेटे के माथे को चूम लिया था। अरमान खुलेआम सबके सामने अपने बेटे को प्यार नहीं कर पाता था क्योंकि वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता था। वह अकेले में ही अपने बेटे पर जी भर के प्यार लुटाया करता था। इस तरह से खुलेआम अंश को प्यार करना उसे कुछ अजीब लगता था, या फिर उसका ऑरा ही ऐसा था जो उसे इजाजत नहीं देता था कि वह इस तरह से अपने इमोशंस या अपनी फीलिंग किसी सामने जाहिर करे। फिलहाल अंश तो अरमान के गोद में ही सो चुका था, लेकिन फिर भी अरमान लगातार आधे घंटे से सिर्फ उसे आस्था का ध्यान रखने के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहा था। अंश, जो कि अरमान की बातें सुनकर बोर हो चुका था, अब देर न करते हुए वह एक गहरी नींद में सो चुका था। अंश के सोते ही अरमान ने उसे उठाना शुरू किया। वह कभी उसके कान को पकड़कर थोड़ा सा हिला रहा था, कभी उसके गाल को पकड़कर थोड़ा सा हिला रहा था और लगातार उससे बोल भी रहा था, तुम इस तरह से मेरी बातों के बीच में नहीं सो सकते हो, तुम मेरे बेटे हो और अभी तक तुमने मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी है और मैंने तुम्हें इस तरह से बीच में सोने की कोई परमिशन नहीं दी है। अरमान जब अंश को जगाने की कोशिश कर रहा था, ठीक उसी वक्त दादाजी और अभिमान जी वहां आ गए और अरमान के कंधे पर हाथ रखकर थपथपाते हुए बोले, बेटा उसे सोने दो, वह अभी छोटा बच्चा है, वह तुम्हारी बातें नहीं समझ सकता है और अगर तुम अपनी बीवी और बेटे से दूर नहीं रह सकते हो तो तुम उन्हें खुद से दूर क्यों भेज रहे हो। ऐसा क्या हुआ है जो तुम उन्हें खुद से दूर भेजना चाहते हो। तुम अपने प्राइवेट जेट से भी तो आस्था को उसके दादाजी से मिलवा कर लेकर आ सकते हो ना, तो फिर तुम्हें आस्था बिटिया को वहां कुछ दिन रहने के लिए भेजने की क्या जरूरत है। तुम जानते हो ना, अंश पूरे घर की जान बन चुका है, इसके बिना किसी का भी दिल नहीं लगेगा। तो तुम एक बार फिर अपने फैसले पर गौर कर लो। दादाजी, जो कि अभिमान से बातचीत करने बाद बाहर आए थे, उन्हें इस बात के बारे में पता चल चुका था कि अरमान अंश और आस्था को ऑस्ट्रेलिया भेज रहा है, तो इसीलिए दादाजी अरमान से सलाह मशवरा करने के लिए वहां आए थे और अभिमान जी भी उनके साथ थे। और जब उन दोनों ने देखा कि अरमान चुपके चुपके अपने बेटे को प्यार कर रहा है, उससे बातें कर रहा है, तो दोनों ही इमोशनली मुस्कुरा दिए थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने यह देखा कि अरमान सोते हुए अंश जागने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही वो दोनों अंदर आ गए और उसे अंश को जगाने से मना करने लगे। अब दादाजी अरमान को देखकर कड़क आवाज बोले, बेटा अगर तुम आस्था के बिना नहीं रह पाओगे तो तुम्हें उसे भेजने की जरूरत ही क्या है। मुझे लगता है कि तुम्हें उसे कहीं नहीं भेजना चाहिए और अपने पास ही रखना चाहिए। और अगर उसके दादाजी बीमार है तो बेटा तुम खुद अपने प्राइवेट जेट के द्वारा भी तो आस्था को उनसे मिलाकर लेकर आ सकते हो ना, तो तुम्हें आस्था को वहां भेजने की क्या जरूरत है। ये सवाल सुनते ही अरमान ने आह भरी और चुपके से अंश को प्यार से निहारा। उसके बाद वापस से अपने पिता और दादाजी को देखते हुए सर्द आवाज में बोला, इस वक्त इन दोनों का यहाँ से जाना बहुत ज्यादा जरूरी है दादाजी, क्योंकि यह दोनों अरमान सिंघानिया की कमजोरी बन चुके हैं।
अब जैसे ही अरमान ने थोड़ी रहस्यमयी तरीके से यह कहा, वैसे ही अभिमान जी और दादाजी दोनों ही चौंक गए और दोनों ने एक दूसरे को नासमझी में देखा। फिर अरमान की और सवालिया नजरों से देखने लगे। अब दादाजी अरमान से यह सवाल पूछने से खुद को रोक नहीं पाए। आखिर तू कहना क्या चाहता है? तू इन्हें कितने दिनों के लिए वहां भेज रहा है और तू करने क्या वाला है? अरमान ने दादाजी और अभिमान जी को एक नजर देखा और अपने होंठ सिकोड़े और बिना कुछ कहे अंश को दादाजी की गोद में दे दिया और तुरंत वहां से बाहर निकल गया। और वहीं दादाजी अपना सर पकड़कर बैठ गए और परेशान मन से बोले, ये क्या हुआ है तेरे बेटे को? ये इतना अजीब सा बिहेवियर क्यों कर रहा है? आज इसे देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें पत्थर दिल अरमान वापस समा गया है? इसका यह बर्ताव मुझे पूरी तरह से डरा रहा है। बेटा, हुआ क्या है तेरे बेटे को? वहीं अभिमान जी भी गहरी सोच में डूब गए और कुछ सोचते हुए धीरे से बोले, कहीं अरमान को वीर का सच तो पता नहीं चल गया। अब जैसे ही अभिमान जी ने यह कहा, वैसे ही दादाजी के चेहरे का रंग एकदम से बदल गया और अब उनका दिमाग उनके कंट्रोल में नहीं था, क्योंकि उसमें अजीब अजीब तरह के ख्याल आ रहे थे और वह तुरंत बैठते से चले गए। वहीं दूसरी ओर वसुंधरा के सामने अब उसका बेटा वीर खड़ा हुआ था। वीर की आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे और वह लगातार अपनी माँ को नाराजगी से घूर रहा था। वीर अपनी माँ से बहुत प्यार किया करता था, लेकिन जिस वक्त उसकी माँ ने उसके सर के बाल तोड़कर अभिमान जी के हाथों में थमा दिए थे और कहा था कि वह उनका डीएनए टेस्ट करवा लें, तो ये सुनते ही वीर का माथा ठनका और अगले ही पल वो अपनी माँ से लगातार सवाल करने लगा, आखिर आप क्या करने की कोशिश कर रही थी? क्या यह बात सच है कि मैं अभिमान सिंघानिया का बेटा हूँ और अरमान सिंघानिया मेरा बड़ा भाई है? जैसे ही वीर ने दांत पीसते हुए यह सवाल पूछा, तो वैसे ही वसुंधरा उसे नजरें चुराते हुए यहाँ वहां देखने लगी। थोड़ी देर बाद कुछ सोचते हुए उसने वीर का हाथ थामा और अगले ही पल सिर हिलाकर हामी भरी और फिर धीरे से बोली, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ वीर की यह बात तुम्हें काफी ज्यादा परेशान कर रही है, लेकिन यह बात सच है। उस वक्त हालात ऐसे हो गए थे कि अभिमान पूरी तरह से कर्ज में डूब चुका था और उसके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। फिलहाल एक किराए के घर में हम लोग रह रहे थे। उसकी नौकरी वगैरह सब कुछ छूट चुकी थी और उसे शराब की लत लग गई थी और मेरे लिए उसके साथ गुजारा करना बहुत मुश्किल हो चुका था। लेकिन जिस पल अमरेंद्र मेरी जिंदगी में आया, तब मैंने उसके साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया, क्योंकि मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहती थी बेटा। अरमान तो अपने पिता के साथ रहना चाहता था और वैसे भी मैं अरमान को अपने साथ कहीं नहीं लेकर जाना चाहती थी। इसीलिए मैंने अमरेंद्र को सबसे पहले इस बात का यकीन दिलाया कि तुम उसके बेटे हो, और तब जाकर उसने खुशी खुशी तुम्हें अपनाया और तुम्हारे नाम अपनी सारी धन दौलत कर डाली। लेकिन अब सिचुएशन पलट चुकी है बेटा। अब बागडोर अरमान और अभिमान के हाथों में है। उनके जितना अमीर पावरफुल आदमी इस पूरे देश में कोई नहीं है। अगर हमें अपनी जिंदगी आराम से गुजारनी है तो हमें वापस से उन लोगों को अपनी जिंदगी में शामिल करना होगा, और उनकी जिंदगी में वापस जाने का मेरे पास सिर्फ यही रास्ता था कि मैं तुम्हारी जन्म की सच्चाई अभिमान को बता दूं। इसीलिए मैंने उसे सारा सच बता दिया और तुम वाकई में अभिमान के ही बेटे हो। इस वक्त ये बात सुनकर तुम्हें काफी ज्यादा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें यह बात को एक्सेप्ट करना ही होगा कि तुम अभिमान सिंघानिया के बेटे हो।